नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब जन स्वस्थ होंगे। चलें, आज मैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का भाग 4 और अंतिम अध्याय लेकर आया हूं। ठीक है जी। तो मैं पहले ही पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमारे YouTube चैनल में पहले ही अपलोड हो चुके हैं। सो काइंडली विजिट अवर YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन और उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 4। चलिए, मैंने कुछ विषय लिखे हैं जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला विषय है सत्य शोधक समाज। पहला विषय क्या है? सत्य शोधक समाज या ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी। क्लियर है? दूसरा विषय हमारा है रामकृष्ण जी एंड विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंदा। ये दूसरा विषय है। तीसरा विषय है थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड जो फोर्थ विषय है वो है कुका मूवमेंट। इन विषयों के बारे में हम जो है बात करेंगे विस्तार में। उसके बाद मैं कुछ मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करूंगा। क्लियर है? चलें, शुरू करते हैं सत्य शोधक समाज के साथ। मैं इन्हें रब कर देता हूं जो बाकी 3 विषय थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो है एक आखिरी भाग लेकर आया हूं, पार्ट 4 लेकर आया हूं सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट का। और पहला टॉपिक जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं नाम है सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लीजिएगा। ऐसा है कि इस समाज की, इस संगठन की शुरुआत जिन व्यक्ति ने की वो एक निम्न जाति में पैदा हुए। वो जो थे उन्होंने जातिवाद का जो है उत्पीड़न झेला हुआ है। ठीक है जी। और ये उसी उत्पीड़न को, उसी को जो है ये दोबारा से ये क्या करना चाहते हैं, उसे जो है वो खत्म करना चाहते हैं, अबॉलिश करना चाहते हैं। ये वीमेंस के एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये जितनी भी रूढ़िवादी जो प्रथाएं थी उनको खत्म करना चाहते हैं। तो क्या नाम है दोस्तों उनका? तो उनका नाम जिस व्यक्ति को श्रेय जाता है उनका नाम है ज्योतिबा। उनका नाम है ज्योतिबा राव फुले। उनका नाम है ज्योतिबा राव फुले। ठीक है जी, या ज्योति राव फुले आप इन्हें कह लें। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को होता है। महाराष्ट्र में इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को होता है। अगर हम इनके फादर साहब की बात करें, हम इनके पिताजी की बात करें, तो इनके पिताजी का नाम था गोविंद राव। इनके पिताजी का नाम था गोविंद राव। ओके, गोविंद राव इनके पिताजी का नाम था। ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनके पिताजी जो थे वो एक वेजिटेबल वेंडर थे। वेजिटेबल वेंडर का मतलब क्या है? जो सब्जियां बेचने का काम करते थे। इनकी फैमिली अगर बोले ज्योतिराव फूले, इनका जो जन्म है, इनकी जो फैमिली जनरली जो थी वो कौन से? ये माली। ठीक है, माली मतलब गार्डनर, जो कि खेती बाड़ी या सब्जी वगैरह जो है इनके लगाने का काम करते थे और आगे इन्हें बेचने का काम करते थे। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ज्योतिबा राव फुले एक लो कास्ट फैमिली में बिलोंग करते हैं। ओके, फादर का नाम गोविंद राव है, वेजिटेबल वेंडर है ये। ओके, अब इनके अगर ज्योतिबा राव फुले की अगर हम बात करें, इन्होंने पिछड़ी जातियों और स्त्रियों में जागृति लाने के लिए जो है वो प्रयत्न किए। पिछड़ी जाति और स्त्रियों में जागृति लाने के लिए इन्होंने प्रयत्न किए। उनका सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए कई कार्य इन्होंने किए हैं। ठीक है जी। ज्योतिबा राव फुले, चले इनके बारे में और हम जान लेते हैं। मदर का नाम, तो इनकी माता जी का नाम चिमना, CHIMNA।
तो चिमना इनकी माता जी का नाम था। जब ये 9 महीने के थे तब इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। जब ज्योतिराव फूले जब 9 महीने के थे तब इनकी माता जी का क्या हो गया, देहांत हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योतिराव फूले जिनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो हैं पेशवाओं मराठा के पेशवाओं को फूल दिया करते थे। तो इसलिए इनके साथ क्या लग गया, फूले लग गया। कि ऐसा कहा जाता है कि ये इनके जो पूर्वज हैं वो पेशवाओं को क्या दिया करते थे, फूल दिया करते थे, इसलिए इनके नाम के साथ क्या लग गया, फूले लग गया। और इनके पिताजी जो गोविंद राव हैं, जो कि एक वेजिटेबल वेंडर थे, जो सब्जी बेचते थे, सब्जी का कारोबार करते थे, एक लो कास्ट माली फैमिली में ये पैदा हुए। ठीक है जी। चलिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्होंने, ज्योतिराव फूले ने पिछड़ी जातियों और स्त्रियों में जागृति लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, अनेक जो है प्रयास किए। ठीक है, उनको सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान दिलाने के लिए भी इन्होंने कई कार्य किए हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। यहां तक आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। आपके पास 11 अप्रैल 1827 में जन्म हुआ है ज्योतिबा राव फूले का। ठीक है जी। अब किन किन से ये प्रभावित थे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये प्रभावित थे शिवाजी से। ये प्रभावित थे किन से, शिवाजी से। ये प्रभावित से किन से, जॉर्ज वाशिंगटन से भी ये प्रभावित थे। ये जॉर्ज वाशिंगटन से भी ये प्रभावित थे। ठीक है जी। उसके बाद जॉर्ज वाशिंगटन से भी ये प्रभावित है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब याद आपको रखना चाहिए, याद पता होना चाहिए कि ये प्रभावित किससे थे, ज्योतिबा राव फूले किससे प्रभावित थे। ठीक है जी। उसके बाद एक थॉमस पेन, PAINE, एक थॉमस पेन नाम के व्यक्ति थे, नाम के फिलोसोफर थे, अमेरिकन फिलोसोफर थे थॉमस पेन। अगेन याद रखेंगे कि थॉमस पेन एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, जिनकी एक पुस्तक थी राइट्स, जिनकी एक पुस्तक थी आपके पास राइट्स ऑफ मैन करके, जिनकी एक पुस्तक थी राइट्स ऑफ मैन करके, राइट्स ऑफ मैन करके। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। आपके पास ज्योतिबा राव फूले जो हैं वो प्रभावित थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी 1630 से 1680 के बीच में इनका जो है शासनकाल है। जॉर्ज वाशिंगटन फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट, पहले यूएस के, ठीक है, आपके पास राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन 1732 से 1799 तक। एंड थॉमस पेन एक अमेरिकन फिलोसोफर, ठीक है, एक अमेरिकन राइटर, एक रेवोल्यूशनर। इनकी किताब थी राइट्स ऑफ मैन करके, राइट्स ऑफ मैन से भी प्रभावित थे। ठीक है, अब इस राइट्स ऑफ मैन पुस्तक में लिखा क्या गया, इस राइट्स ऑफ मैन पुस्तक में लिखा गया कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है वो परमिसिबल होती है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो है वो परमिसिबल होती है जब आपके पास गवर्नमेंट जो है जनता के राइट्स को सेफगार्ड नहीं करती। सीधा मतलब है जब सरकारें जनता के राइट्स को, उनकी जो राइट्स को जो है उनसे छीन लेती है, तो पॉलिटिकल एक राजनीतिक जो है जो आपके पास वहां पर उत्थान होना अनिवार्य बन ही जाता है। ठीक है जी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब एक तरह से पता होना चाहिए इनकी जीवनी के बारे में। ठीक है जी, चलेंगे। उसके बाद और किससे ये आपके पास प्रभावित थे? एक और व्यक्ति हैं वासुदेव बलवंत फाड़के। वासुदेव बलवंत फाड़के नाम से एक व्यक्ति हैं। इनसे भी ये बड़े प्रभावित थे। वासुदेव बलवंत फाड़के, PHADKE, फाड़के समयकाल 1845 से लेकर 1883 तक। इनसे भी बड़े प्रभावित थे आपके पास ये, आपके पास ज्योतिबा राव फूले। चले, वासुदेव बलवंत फाड़के बता दें तो ये महाराष्ट्र के
एक एक्टिविस्ट हैं, एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, जनरली इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं और रेवोल्यूशनर हैं और रेवोल्यूशनरी हैं, ठीक है, और रेवोल्यूशनरी हैं। सो बलवंत वासुदेव बलवंत फाड़के 1845 से 1883 इनसे भी ये प्रभावित थे। कौन? ज्योतिबा राव फूले आपके पास, ठीक है जी। इन्होंने एक लाइन कही थी, क्या लाइन कही थी इन्होंने? वासुदेव जो है बलवंत फाड़के ने, स्वराज वाज दी ओनली रेमेडी, स्वराज was the only remedy, remedy मतलब उपचार, ठीक है, for their only remedy for their ills. Swaraj was the only remedy why for their ills. कहने का मतलब है हमारी जो कुरीतियां हैं, जो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये जो इल्स हैं, इनका एक ही जो है उपचार है, वो क्या है? स्वराज, वो क्या है? इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। ज्योतिबा राव फुले शिवाजी 1630 से 1680 इनका शासनकाल है। जॉर्ज वाशिंगटन से प्रभावित थे, थॉमस पेन से प्रभावित हैं, वासुदेव बलवंत फाड़के से प्रभावित थे। चलते हैं आगे की हम बात करें। 1840 में 1840 में अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका साथ देने वाली जो आती हैं, तो 1840 में इनकी शादी होती है, मैरिड टू किसके साथ? मैरिड टू सावित्री बाई फूले। तो इनकी शादी होती है किनके साथ? इनकी सावित्री बाई फूले के साथ इनकी शादी होती है। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इनका क्या है आपके पास? 3 जनवरी। सावित्री बाई फूले का समय काल क्या है? 3 जनवरी 1831 से लेकर 3 जनवरी 1831 से लेकर 10 मार्च 1897 तक। तो ये सावित्री बाई फूले जी का जो है वो टाइम पीरियड है। कब शादी हुई? 1840 में शादी हुई। उस समय ज्योतिबा राव फूले, उस समय जो ज्योतिबा राव फूले थे, जो ज्योतिबा राव फूले थे वो उस समय 13 वर्ष के थे, और जो सावित्री बाई फूले थी वो उस समय 9 वर्ष की थी, मात्र 9 वर्ष की थी। तो आप देख सकते हैं उम्र का कि कितनी छोटी सी आयु में ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है जी। ये कुरीतियां, ये इल्स बने रहे, इसलिए इन्हें खत्म करने के लिए किन्हें आना पड़ा? सुधारकों को आना पड़ा। 1840 मैरिड टू सावित्री बाई फूले। सावित्री बाई फूले का मैंने यहां पर समय का लिखा है। 3 जनवरी 1831 में ये पैदा होती हैं, जन्म लेती हैं, और 10 मार्च 1897 में इनका देहांत हो जाता है। 1840 में जब ज्योतिबा राव फूले की शादी हुई उस समय मात्र 13 वर्ष के थे, और उनकी जो वाइफ, उनकी जो पत्नी, उनकी अर्धांगिनी जो है सावित्री बाई फूले, वो मात्र 9 वर्ष की थी उस समय, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आप सब दोस्तों को क्लियर होगा कि ज्योतिबा राव फूले का जन्म एक माली फैमिली में हुआ। पिताजी का नाम गोविंद राव था। देन उनके जो है उनके जनरली वो प्रेरित किन से हुए वो चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है जी। चलते हैं। अगेन मैं अब ये चीज रब कर रहा हूं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट। अब 1840 में विवाह हुआ है ना जी। 3 जुलाई 1851 मैंने यहां पर डेट मेंशन कर रखी है। कौन सी डेट? 3 जुलाई 1851। मैंने यहां पर एक जगह लिखी है चिपलुंकर वाद, ठीक है, या चिपलुंकर वड़ा। चिपलुंकर वड़ा कहां पर? पुणे में। चिपलुंकर वड़ा पुणे में। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर ये फर्स्ट आपके पास फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोलते हैं। पहला
आपके पास कन्या विद्यालय खोला जाता है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल खोला जाता है 3 जुलाई 1851 में, याद रखें। और पहले ही दिन कितने जो हैं, जो आपके पास कितनी लड़कियां या कितनी गर्ल्स जो हैं वो इसमें एडमिशन लेती हैं, तो 8 लड़कियों से शुरुआत होती है स्कूल में। तो पुणे में इन्होंने, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर क्या किया, एक गर्ल्स स्कूल खोला। कब? 3 जुलाई 1851 में। तो गर्ल्स एजुकेशन, स्त्री की शिक्षा पर ये काफी ज्यादा इन्होंने बल दिया। ये विधवाओं के ऊपर भी काफी बल देते थे कि विधवाओं का जीवन अच्छा गुजरे, ठीक है जी। तो 1854 में इन्होंने विधवा के लिए विडो होम बनवाया। विधवा के लिए जो क्या बनवाया इन्होंने घर बनाया। सो विडो होम कब बनवाया? 1854 में इन्होंने बनाया। क्लियर है बात? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 जुलाई 1851 चिपलुंकर वड़ा पुणे में इन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल खोला। 8 जो है लड़कियों ने, गर्ल्स ने पहले ही दिन यहां पर जो है वो एडमिशन लिया, उन्होंने मतलब भाग लिया। उसके बाद 1854 में विडो होम, विधवाओं के लिए क्या बनाया गया? घर बनाया गया। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर, चलेंगे। सो अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। सो ये क्लियर है कि इन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाया, विधवा के लिए इन्होंने क्या बनाया? घर बनाया था 1854 में। अब 24 सितंबर 1873, so again this is important now। 24 सितंबर 1873 क्या होता है यहां पर? सत्य शोधक समाज का जो है वो गठन होता है। किसका? सत्य शोधक समाज का गठन होता है, जिसे ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 24 सितंबर 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन हुआ, ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट है, ओके। चलेंगे, इनके मैं कुछ लिटरेरी वर्क्स बता देता हूं। इनके जो इन्होंने जो किताबें लिखी हैं, तो लिटरेरी वर्क बता दूं। सो इनकी किताब का नाम सार्वजनिक, इनकी पुस्तक का नाम है सार्वजनिक सत्यधर्मा। सार्वजनिक सत्यधर्मा इनकी पुस्तक का नाम है। और एक इनकी पुस्तक का नाम है गुलाम गिरी नाम से, GULAMGIRI, गुलामगिरी। तो यहां पर इसका ईयर मेंशन है 1872 में, जनरली ये पब्लिश हुई थी 1872 में। तो सार्वजनिक सत्यधर्मा और गुलामगिरी 1872 में ये आई थी किताब, ठीक है जी। सो ये लिटरेरी वर्क्स हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की खोज किसने की? ट्रुथ सीकर सोसाइटी की खोज किसने की? किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। फूले शब्द क्यों लगा, मैं ये भी बता चुका हूं। फिर लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं? तो लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं? सार्वजनिक सत्यधर्मा एंड गुलाम गिरी, ठीक है जी। तो याद रख लें। हम जनरल स्टडीज कर रहे हैं, तो बस याद रखें जी और एस से। तो जनरल स्टडीज की टॉपिक है, जी से गुलामगिरी और एस से सार्वजनिक सत्यधर्मा। सार्वजनिक सत्यधर्मा, यहां पर भी एस और एस है ना, तो एक किताब याद रख लीजिएगा, यहां पर भी किताब एस और एस है, सार्वजनिक सत्यधर्मा है, ठीक है जी। तो मैंने पहले ही बोला क्रैम नहीं करना है, समझिएगा, ठीक है। एक सत्य की खोज पर है कि एक सत्य है कि जो सत्य है कि जातिवाद प्रथा तो होनी नहीं चाहिए, ये तो एक कुरीतियां हैं, ठीक है। और विधवा का जो है पुनर्विवाह हो, विधवाओं को भी एक अच्छा रहन सहन मिले, ठीक है। तो उनके ये क्या थे? फेवर में थे कि विधवा का अच्छा रहन सहन हो। चाइल्ड या मैं बोलूं गर्ल्स एजुकेशन या वीमेंस एजुकेशन को बड़ा इन्होंने प्रेरणा दिया। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर, पत्नी का नाम सावित्रीबाई
फूले है। ठीक है जी, चले सो क्लियर है यहां पर। ठीक है, 24 सितंबर 1873 एंड हिज 2 लिटरेरी वर्क्स। क्लियर, चलते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अदर। सो आगे आगे क्या होता है, तो आगे क्या होता है 1876 में। 1876 में अब ये समाज सेवी तो बन ही चुके हैं, मतलब इन्होंने अपने कामों से एक समाज सेवा करते करते ठीक है काफी नाम इन्होंने हासिल कर लिया। 1876 में ठीक है ये पुणे, 1876 में क्या होता है, पुणे नगर पालिका के सदस्य नियुक्त होते हैं। नगर पालिका के या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये क्या चुने जाते हैं, ये सदस्य नियुक्त होते हैं, ये एज अ मेंबर नियुक्त होते हैं। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो मेंबर नियुक्त होते हैं किसके, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये मेंबर नियुक्त होते हैं। क्लियर है बात। ठीक है जी, चलेंगे आगे चलते हैं। सो मैं बात करूं तो 11 मई, अगला 11 मई 1888 को क्या होता है, 11 मई 1888 को क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो विठल राव, ये एक और सोशल रिफॉर्मर हैं, विठल राव कृष्णाजी। सो क्या नाम बोला मैंने, विठल राव कृष्णाजी वांदेकर। विठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने इन्हें क्या उपाधि दी, सो इन्हें उपाधि कौन सी दी है, तो इन्हें महात्मा की उपाधि दी। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, विठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने महात्मा की उपाधि दी। इनके ये सेवा भाव देखकर इनको महात्मा की उपाधि दी। और 1888 से अब सभी जनता द्वारा सभी लोगों द्वारा इन्हें महात्मा नाम से पुकारा जाने लगा। तो अगर मैं पूरा नाम बोलूं तो क्या बन गया, महात्मा ज्योतिबा राव फूले बन गया। महात्मा ज्योतिबा राव फूले बन गया। सो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो याद रह जाएगा, विठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। क्लियर, 11 मई 1888 में। ठीक है जी, चलें अब देखिए मृत्यु 1890 में है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सो 11 मई 1888 विठल राव कृष्णाजी वांदेकर ने महात्मा की उपाधि दी। चलते हैं अब जुलाई। अब क्या होता है इनके जुलाई, आपके पास जुलाई 1888 में, जुलाई 1888 में इन्हें पैरालिटिक अटैक होता है। ठीक है, पैरालिटिक अटैक मतलब एक न्यूरो जो है वो ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। सो इन्हें जनरली लकवा मार जाता है, पैरालिटिक अटैक होता है। तो अपने जीवन में पैरालिटिक अटैक से, ये जुलाई 1888 में पैरालिटिक अटैक हुआ, इसी के कारण इनकी मृत्यु जो है वो 1 साल बाद 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, पुणे में। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में। ओके, सो इंपॉर्टेंट। सो आपके पास मृत्यु 28 नवंबर 1819 पुणे में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, सो किन की मृत्यु, ज्योतिबा राव फूले की, ज्योतिबा राव फूले की। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ज्योतिबा राव
फूले को। सो याद रखेंगे, ठीक है जी। सो आप इसे याद रखेंगे, ज्योतिबा राव फूले, फादर ऑफ इंडियन सोशल रेवोल्यूशन। क्लियर है बात, ठीक है। चलते हैं। सो जुलाई 1888 पैरालिटिक अटैक आता है, तो इन बीमारी के कारण 28 नवंबर 1890 में इनकी मृत्यु, इनका देहांत हो जाता है। सो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, काफी कुछ इन्होंने जो है समाज के सुधार के लिए किया, ठीक है। और इनकी पत्नी ने भी इनका बराबर योगदान दिया। सो पत्नी का नाम मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, सावित्री बाई फूले। सो पत्नी का नाम मैं फिर से बता रहा हूं आपको, क्या नाम है इनकी वाइफ का, इनकी अर्धांगिनी का, सावित्री बाई फूले इनकी अर्धांगिनी का नाम है, ठीक है जी। और मैंने बताया 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था, और 10 मार्च, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 मार्च 1897 को इनका देहांत हुआ था, ठीक है जी। अब खास बात बता दूं तो भारत की फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया का श्रेय जाता है किनको? तो फर्स्ट आपके पास महिला अध्यापिका भारत की या शिक्षिका जो है भारत की उपाधि किसको गई? सावित्रीबाई फूले को गई। सावित्रीबाई फूले को वो उपाधि जाती है। सो इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म, और मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी इन्हें कहा जाता है। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म भी इन्हें कहा जाता है। क्लियर है बात? सो सत्यशोधक समाज की मैंने बात की थी, ठीक है, इस टॉपिक में। और मैंने बात की प्रमुख जो इसमें जो सुधारक हैं, नाम है ज्योतिबा राव फूले, और साथ ही साथ योगदान दिया इनकी पत्नी ने, सावित्रीबाई फूले। 3 जून 1831 से 10 मार्च 1897 पहली फीमेल टीचर हैं, भारत की मदर हैं इंडियन फेमिनिज्म की। तो इन दोनों सुधारकों ने मिलकर क्या किया? गर्ल्स के लिए जो है, उनकी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत से स्कूल खोले पुणे में। सो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य इन्होंने किया है। तो ये सब था किसके बारे में? सत्यशोधक समाज के बारे में, ठीक है जी। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं हम। हमारा दूसरा विषय है रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद। तो सबसे पहले हम देखेंगे किनको? रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है जी। रामकृष्ण परमहंस, वैसे चाइल्डहुड नेम क्या है इनका? गदाधर चट्टोपाध्याय। सो गदाधर चट्टोपाध्याय जो है CHATOPADHYAY, ठीक है, चट्टोपाध्याय, ठीक है, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका चाइल्डहुड नाम है, ठीक है। चले अब मैं इनका समयकाल बता देता हूं। सो 1834 से लेकर, तो कब से लेकर? 1834 से लेकर 1834 से लेकर 1886 तक, 1834 से लेकर 1886 तक जो है इनका समय काल है। एक चीज याद रखेंगे, इनकी तो डेथ जो हुई थी वो थ्रोट कैंसर से हुई थी। जो इनकी मृत्यु हुई थी वो थ्रोट कैंसर से हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलें और जानकारी देते हैं। तो ये आपके पास यहां पर इंडियन हिंदू मिस्टिक थे, ठीक है। ये एक सेंट थे, ये, ठीक है, ये इंडियन हिंदू मिस्टिक थे, ये एक सेंट थे, ये एक फिलोसोफर थे, ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, प्लस इन्हें कंसीडर किया जाता था, प्लस
कंसीडर्ड एज एन प्लस कंसीडर्ड एज एन अवतार, इन्हें अवतार भी माना जाता था कि ये भगवान के द्वारा भेजे हुए दूत हैं या भगवान के एक इनकारनेशन या अवतार हैं ये, ठीक है। तो ये इंडियन हिंदू मिस्टिक थे, सेंट थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है जी, सोशल रिफॉर्मर थे, कंसीडर्ड एज एन अवतार, ठीक है जी। चलो आपको रामकृष्ण परमहंस के बारे में बता देते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये बता देते हैं इंपॉर्टेंट किस लिए है। सबसे पहली बात, हम सब एक नाम बड़े जानते हैं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, उर्फ नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो है या स्वामी विवेकानंद जो है, ये रामकृष्ण परमहंस जो है, ये क्या है, इनके गुरु हैं। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो क्या हैं, गुरु हैं। किनके, स्वामी विवेकानंद के जो है गुरु हैं। कौन, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है जी। चलिए सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में। रामकृष्ण परमहंस बंगाल के एक अत्यंत गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। यह एक अनपढ़ संत पुरुष थे, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये इनका जन्म एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और ये एक अनपढ़ संत पुरुष थे। बचपन से ही ईश्वर भक्ति में इनकी बड़ी रुचि होती थी, ठीक है। तो अब कुछ काल बाद ये क्या हुआ, कुछ काल बाद क्या हुआ कि गंगा नदी पता है, ठीक है जी। कुछ काल बाद क्या हुआ, गंगा के पूर्वी तट पर, ठीक है, पूर्वी तट पर कौन सी एक जगह का नाम है, दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर जगह है कहां पर, कलकत्ता में। गंगा के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर कलकत्ता में एक टेंपल बना जिसका नाम क्या रखा, दक्षिणेश्वर टेंपल, जिसका नाम क्या रखा, दक्षिणेश्वर टेंपल। और ये टेंपल किसके लिए था, ये टेंपल था काली महादेव के लिए। काली महादेव का ये टेंपल था, ठीक है जी। यहां पर कहां बना था, कलकत्ता में, दक्षिणेश्वर में ये टेंपल बना। सिंपली रामकृष्ण परमहंस जो थे, इस टेंपल में, इस मंदिर में ये एक पुअर प्रीस्ट की तरह इन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी। रामकृष्ण परमहंस was a poor priest at the Kali temple in Dakshineshwar on the outskirts of Kolkata. क्लियर है। अब इनके विचार सुनिएगा। इनके विचार थे कि संसार के सभी धर्म, ध्यान से सुनिएगा। इनके विचार थे कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के भिन्न या अलग अलग मार्ग हैं। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सभी धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाई। इन्होंने कहा अगर आप ईश्वर के प्रति अपना जो है वो ज्यादा अगर आपने निष्ठावान होंगे, तो उनके लिए आप जितना धर्म की ओर आप ज्यादा जाएंगे, उतना ईश्वर की आप प्राप्ति कर पाएंगे, उतना ईश्वर की आप आराधना कर पाएंगे, ठीक है जी। याद रखिएगा, ठीक है। चलेंगे। रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये था। अब इन्होंने किस किस चीज को महत्व दिया, इसके ऊपर आते हैं। इन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने किन किन चीजों पर महत्व दिया, ठीक है। पहला महत्व देते हैं ये धर्मों की एकता पर। पहला महत्व देते हैं ये धर्मों की एकता पर, ठीक है। फर्स्ट, धर्मों की एकता। मैंने अभी बात बोली कि सभी धर्म जो है वो ईश्वर की ओर जाने के लिए क्या है, एक अलग अलग क्या है, रास्ते हैं, अलग अलग क्या है, रास्ते हैं, ठीक है जी। तो धर्मों की एकता। उसके बाद तो मतलब यूनिटी ऑफ रिलीजियन, ओके। दूसरा आपके पास, पहला तो यूनिटी ऑफ रिलीजन हो गया। दूसरा क्या है, ईश्वर की अनन्य भक्ति, मतलब एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव डिवोशन। डिवोशन मतलब कहने का मतलब है सच्चे दिल से पूरी तरह से भक्ति लीन हो जाना भगवान की आराधना में। ठीक है जी। अगला तो अगला जो है चीज जिसको इन्होंने महत्व दी, तो तीसरी चीज है मानव। सो तीसरी चीज है मानव सहायता। ठीक है, मानव सहायता। सो मानव सहायता या हम कह लें मानव सेवा या हम कह लें फाइलेंथ्रोपिक। ठीक है जी। सो फाइलेंथ्रोपिक, सो फाइलेंथ्रोपिक में पहले ही कह चुका हूं, फाइलेंथ्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो कि मानव प्रेमी होते हैं, जो मानव सेवा करते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। सो फोर्थ क्या है? फोर्थ है आध्यात्मिक जीवन जीना। ठीक है जी। फोर्थ क्या है? आध्यात्मिक जीवन जीना। आध्यात्मिक जीवन जीना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ। spiritual life. Now what does it mean by spiritual life? Spiritual life का मतलब होता है, spirit मतलब आत्मा, कि जो कुछ भी करें वो साउल या आत्मा से करें, मतलब एक ऑनेस्ट वे से करें, बीइंग सिंपल करें, अच्छा करें। ठीक है जी। सो ये मतलब होता है स्पिरिचुअल लाइफ। तो इन चार जो ये चीज बोली मैंने, इन पर जो है महत्व दिया। ठीक है, किन्होंने? रामकृष्ण परमहंस ने, किन्होंने? गदाधर चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चट्टोपाध्याय। ओके, धर्मों की एकता, यूनिटी ऑफ रिलीजन, ईश्वर की अनन्य भक्ति, मानव सहायता और आध्यात्मिक जीवन पे। ठीक है, क्लियर है। सो अगेन रिपीटिंग, रामकृष्ण परमहंस हम कर रहे हैं और मैंने बताया इनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। 1834 से लेकर 1886 तक इनका समय काल था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1886 में इनकी मृत्यु जनरली थ्रोट कैंसर से होती है। ओके, चलते हैं। अच्छा, ये कहते क्या थे? ये कहते थे कि मानव सेवा जो है वही ईश्वर की सच्ची सेवा है। ये इनका जो है, इनके जो वर्ड्स थे। ठीक है जी। अब मैं बताना जा रहा हूं इनके एम क्या थे, या बोल दें तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सो इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये क्या लक्ष्य रखकर चले थे? तो पहला ऑब्जेक्टिव, जनरली हम करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव, पहले और दो और दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस अ बैंड ऑफ मॉन्क्स। ठीक है, टू bring into existence a band of monks। किस लिए? to spread universal message of ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ किसके? वेदांत। यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांत। मैं वेदांत मतलब पहले ही बता चुका हूं, वेद प्लस अंत, संधि विच्छेद करें तो वेद प्लस अंत, वेदों का अंत मतलब द कंक्लूजन ऑफ द वेदास। ओके, सो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला कि बैंड ऑफ मॉन्क्स का एक झुंड हम बनाएंगे। ठीक है, जो कि ऐसे व्यक्ति हों जो कि अपना लाइफ त्यागने के लिए जो है वो मान जाएं। ठीक है, मतलब ऐसा कि अपने लाइफ को त्याग दें। ठीक है, कि यार मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, हमें ज्यादा अपने से आशाएं नहीं रखनी है ना। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिकली स्पिरिचुअलिटी में वो बिलीव करें। ठीक है, वो प्रयोग करें। ओके, तो उन्हीं बैंड ऑफ मॉन्क्स में से हम क्या करेंगे, कुछ टीचर्स निकालेंगे, कुछ वर्कर्स या फॉलोवर्स निकालेंगे, जो आगे जाकर ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में मैसेज स्प्रेड करेंगे। किसका? वेदांता का। ठीक है, दूसरा उद्देश्य, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था। इन कंजक्शन विद, ठीक है, इन conjunction with lay disciples
सो इन मैं आपको बता देता हूं, इन कंजक्शन विद लेट डिसिपल्स टू कैरी ऑन, ठीक है, तो क्या टू कैरी ऑन, क्या टू कैरी ऑन, टू कैरी ऑन क्या, अब बताता हूं, तो टू कैरी ऑन प्रीचिंग, टू कैरी ऑन प्रीचिंग कॉमा, प्रीचिंग कॉमा फाइलेंथ्रोपिक, फाइलेंथ्रोपिक, ठीक है, एंड चैरिटेबल वर्क, एंड चैरिटेबल वर्क, ठीक है, इन कंजक्शन विद लेट डिसिपल्स, इन कंजक्शन विद लेट डिसिपल्स टू कैरी ऑन प्रीचिंग फाइलेंथ्रोपिक एंड या फाइलेंथ्रोपिस्ट हो सकता है, एंड चैरिटेबल वर्क लुकिंग अपॉन ऑल मैन कॉमा वीमेन एंड चिल्ड्रन irrespective of their caste, irrespective of their creed, irrespective of the race, religion, place of birth, etc. कहने का मतलब क्या है कि ये तो बैंड ऑफ मॉन्क्स बनाए, साथ ही साथ कुछ ऐसे डिसिपल्स भी बनाओ जो कि प्रीच करने का काम करेंगे। प्रीच कैसी शिक्षा कि जनाब हमें मानव सेवा करनी चाहिए, हमें दूसरे के दुखों को समझना चाहिए, फाइलेंथ्रोपिक मतलब मानव सेवा है ना, तो ये चीजें प्रीच करनी। चैरिटेबल वर्क मतलब भाई कोई भी व्यक्ति, चैरिटेबल वर्क का मतलब कोई भी व्यक्ति ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से दुखी है, कि कोई सामाजिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न से जो है वो जो है गुजर रहा है, तो उसकी सच्चे भाव से क्या करनी है, सहायता करनी है। तो ये दूसरा उद्देश्य था। अब ध्यान दीजिएगा, इस विषय का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अब है, ठीक है, और वो क्या है कि इस पहले उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम रखा, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम रखा रामकृष्ण, जिसका नाम रखा है रामकृष्ण मठ। वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या नाम रखा, रामकृष्ण मठ रखा। और कभी क्वेश्चन पूछ ले कि रामकृष्ण मठ की नींव किसने रखी, तो वो नींव रखी किन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, विवेकानंद के गुरु थे, ठीक है जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला पहला उद्देश्य पूरा करने के लिए रामकृष्ण मठ, ठीक है जी। अब जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है ना, तो दूसरा उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन आगे आते हैं, स्वामी विवेकानंद आगे आते हैं। और किस मिशन का गठन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और किस मिशन का गठन करते हैं, सो रामकृष्ण मिशन का गठन करते हैं। रामकृष्ण मिशन का गठन करते हैं। कौन, अब ये भी बता देंगे कौन गठन करता है, तो मैंने अभी बोला, तो गठन कौन करता है, स्वामी विवेकानंद गठन करते हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का गठन कौन करता है, स्वामी विवेकानंद। और गठन हुआ कब, 1 मई 1897 को, 1 मई 1897 को। आपको पता है कि रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई, 1886 में होती है, 1886 में होती है। सो गठनकर्ता कौन होंगे, ये तो 1897 डेट ईयर है, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का गठन किया। एक याद रखेंगे आप, रामकृष्ण, आप हमेशा याद रखें इसे, रामकृष्ण मठ कोई पूछा जाए, रामकृष्ण अगर मठ पूछा जाए तो रामकृष्ण परमहंस जी का नाम आएगा। और अगर रामकृष्ण मिशन पूछा जाए, तो किनका नाम आएगा, विवेकानंदा जी का नाम आएगा। ये हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। चले, तो ये था किसके बारे में, रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अब हम करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, ठीक है। चलिए, रामकृष्ण परमहंस हम कर चुके हैं, जो स्वामी विवेकानंद के क्या थे, स्पिरिचुअल गुरु थे, ठीक है जी। रामकृष्ण परमहंस की एक लाइन है, वो याद रखेंगे, सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड। मानव सेवा जो है वो ईश्वर की सेवा के बराबर होता है, ये रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। क्लियर है। चले, अब चलते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में ही आगे जान लेते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद उर्फ स्वामी विवेकानंद का और किस नाम से, जनरली वास्तविक नाम क्या था इनका, वास्तविक नाम था नरेंद्र
नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में और मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 में बेलूर में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। फादर का नाम, सो अब इनके चलते हैं पिताजी। तो काफी अच्छी फैमिली में इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम है, इनके पिताश्री का नाम है विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो थे इनके पिताजी थे। अब ये उच्च न्यायालय में, आपके पास ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय में एक चर्चित और कुशल वकील थे। कौन? इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त। इनकी माताश्री नाम है भुवनेश्वरी देवी। नाम है भुवनेश्वरी देवी। माता भुवनेश्वरी देवी सर्व धर्म को मानने वाली महिला थी, सभी धर्म को मानती थी। देवताओं में वो शिव जी की उपासक थी। देवताओं में वो शिव जी की उपासक थी। तो अगर कहें तो नरेंद्र नाथ दत्त को धर्म के प्रति जिज्ञासा कैसे बढ़ी? नरेंद्र नाथ दत्त की धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ी उनकी माता के कारण, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के कारण। माता भुवनेश्वरी देवी जो है नरेंद्र नाथ दत्त को बचपन से ही अनेक कहानियां सुनाया करती। कभी उन्हें रामायण के पाठ पढ़ा देती, कभी उन्हें महाभारत की कहानियां सुनाती, कभी भगवत गीता के कुछ पाठ उनको बताती, कभी पुराण, कभी उपनिषद, कभी वेदांतों की उन्हें शिक्षा देती। धर्म के प्रति जो जिज्ञासा किनकी? स्वामी विवेकानंद की। किनकी? नरेंद्र नाथ दत्त की। बढ़ी कैसे? उनकी माता की प्रेरणा से। ठीक है जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 1871 उस समय ये मात्र कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। उस समय इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहां पर इन्होंने शुरू की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट से। ये एक जो है शिक्षा संस्थान है, ठीक है, नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट। यहां पर इन्होंने 8 जो वर्ष के थे तब से इन्होंने शिक्षा यहां पर ग्रहण करना शुरू की। 1877 में इनकी पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है रायपुर। तो 1871 जब ये 8 वर्ष के थे तब ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाई की। 1877 में इनकी पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है रायपुर में। जब ये पूरी फैमिली रायपुर में शिफ्ट हो जाती है तो वो उस दौरान वो पढ़ाई से वंचित रहते हैं, तो कोई स्कूल जनरली ज्वाइन नहीं करते। क्योंकि वहां से पढ़ाई करके एक बाद जब रायपुर शिफ्ट हो जाते उसके बाद ये 1879 को फिर से इनकी फैमिली वापस आती है। कहां? कलकत्ता में। मैं क्या बोला कि 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट कलकत्ता में ये पढ़े। 1877 में फैमिली के साथ इन्हें जाना पड़ा कहां? रायपुर। 1879 में वापस ये कलकत्ता आते हैं और कलकत्ता आते हैं तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज या हिंदू कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 1880 या 1881 का समय होता है जब ये 17 ईयर के थे। तो ये अपने कुछ दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर जाते हैं। क्वेश्चन आता है कि पहली बार स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र नाथ दत्त अपने गुरु जी से कब मिले? 1880 या 1881 जब ये 17 वर्ष के थे तो अपने गुरु जी से इन्होंने भेंट की और गुरु जी का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंसा। और गुरु जी का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंसा। इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, याद रखेंगे। 1881 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। स्कॉटिश चर्च कॉलेज कह लीजिए या जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट कह लीजिए या इसको आप जो है क्रिश्चियन कॉलेज भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर कब पढ़ाई की इन्होंने? 1881 में।
और मैंने क्या बोला, 1880 या 1881 में पहली बार ये अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले और इनसे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और आगे चलकर इन्हें ही अपना क्या मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। सो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है जी। चलिए, सो यहां पर एक मैं नाम लिख रहा हूं, विलियम हेस्टी। सिर्फ सुनिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। विलियम हेस्टी प्रिंसिपल थे कहां के, इस स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रिंसिपल थे, क्रिश्चियन कॉलेज के, नाम इसी का ही है, क्रिश्चियन कॉलेज या जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट। इन विलियम हेस्टी प्रिंसिपल ने क्या कहा कि मैंने अभी तक इतना जीनियस बच्चा नहीं देखा। जर्मन फिलोसफर में से भी मतलब अगर ले लें तो इतना जीनियस बच्चा नहीं देखा। ठीक है जी। तो फिलोसफी की पढ़ाई कर रहे थे आपके स्वामी विवेकानंद, काफी जीनियस थे। ठीक है जी। वे अपने विद्यार्थी जीवन में सर्वाधिक जो थे वो लोकप्रिय और जिज्ञासु थे। ठीक है जी। चलते हैं 1884 में, 1884 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने ग्रहण की। सो बीए, सो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री कब ग्रहण की, 1884 में, और 1888 में इन्होंने अपना घर त्याग दिया। 25 साल के थे, 1888 में इन्होंने अपने घर त्याग दिया। अत्यंत गरीब वाली जिंदगी जीने लगे, संत वाली जिंदगी जीने लगे और धर्म के प्रति जो है इनकी जैसे सहिष्णुता थी, इनका जो जिज्ञासा थी उसको और ज्यादा बढ़ाया। ठीक है जी। और इन्होंने ट्रैवल्ड किया, 1888 में ट्रैवल्ड किया इंडिया में, भारत में। ये 5 वर्षों तक क्या करते रहे, ये 5 वर्षों तक जो थे ये उसको भारत का भ्रमण पर निकल गए। ठीक है जी। 1880 5 वर्षों तक जो है वहां पर ये जो है वो भ्रमण करते रहे। भारत की यात्रा पर यहां पर उन्होंने क्या देखा, गरीबी देखी, भूखमरी देखी और दयनीय दशा देखी। इन चीजों का इन्होंने अनुभव किया। सो इंपॉर्टेंट। काफी इस समय तक स्वामी विवेकानंद काफी जो है वो प्रख्यात हो चुके हैं, काफी व्यक्ति इनके बारे में जान चुके हैं। इवन इन्होंने अपना लोहा जो है वो इंडिया में नहीं बनवाया, इन्होंने अपना लोहा बनवाया कहां पर, विश्व में भी, मतलब विश्व में भी इन्हें लोग जान चुके हैं। ठीक है जी। चलिएगा, तो मैंने बताया स्वामी विवेकानंद उर्फ नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के दूसरे उद्देश्य के लिए इन्होंने स्थापना की थी किसकी, रामकृष्ण मिशन की। किसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। और मैं ये पहले ही बता चुका हूं, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, कब की थी स्थापना, 1 मई 1897 को इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। याद रखेंगे एक चीज आप, हेडक्वार्टर, अगर मैं बात करूं रामकृष्ण मठ की, रामकृष्ण मठ की अगर मैं बात करूं, या मैं रामकृष्ण मिशन की बात करूं, तो इन दोनों का ही हेडक्वार्टर कहां पर है, बेलूर में है। इन दोनों का ही हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है जी, बेलूर कहां पर है, कोलकाता में ही इनका मुख्यालय था। ये याद रखेंगे आप। ठीक है जी। चलेंगे, एक बार बता दूं, 1897 में ये गठन करने से पहले 1893 ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। 1893 में इन्हें शिकागो में बुलाया गया, यूएस शिकागो में इन्हें बुलाया गया। धर्म सम्मेलन था, एक धार्मिक सम्मेलन था जिसे हम पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कह देते हैं। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एक सम्मेलन था सभी धर्मों के ऊपर। तो शिकागो में 1893 पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो था वो हेल्ड हुआ कहां पर, शिकागो में। कब, 1893 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। एक मेरे फ्रेंड हैं, तो वो उन्होंने एसएससी का इंटरव्यू दिया।
तो उनसे सवाल पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे तो 1893 में, तो उन्होंने ऐसे क्या कथन कहे कि पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जवाब क्या दिया उन्होंने कि उनके पहले शब्द जो थे वो क्या था कि मेरे भाइयों और बहनों। तो कहने का मतलब है वहां भाइयों और बहनों के आत्मीयता से पूर्ण शब्दों के उच्चारण करने पर जो है पूरी जनता ने क्या किया, वहां पर तालियां बजा दी। मतलब सभा जो है वो तालियों से गूंज उठा। इन शब्दों ने जो है भारत को जो है एक अलग पहचान दी। कहां पर? शिकागो में। बहुत ही जो है प्रसिद्ध व्यक्ति रह चुके हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद और नरेंद्रनाथ दत्त जी। ठीक है जी। अब इनका एक 1897 में इन्होंने गठन किया, तो मैं इनकी एक सेइंग बता देता हूं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा सर्विस, इन्होंने क्या कहा? सर्विस ऑफ जीवा। जीवा मतलब क्या है? ह्यूमन बीइंग, कि मानव की सेवा। सर्विस ऑफ जीवा इज वर्शिप ऑफ शिवा, इज वर्शिप ऑफ शिवा। ये इनकी लाइन थी कि अगर आप लिविंग बीइंग्स की सेवा करते हैं तो वो जनरली किसकी सेवा है? वो शिवजी की ही सेवा है। ये लाइन किनकी थी? ये लाइन थी नरेंद्रनाथ दत्त की। और रामकृष्ण परमहंस की लाइन क्या थी? उनकी लाइन थी सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है जी, क्लियर है यहां पे बात? चले और मैं बता दूं, रामकृष्ण मिशन जो थे, ठीक है, मिशन जो था उसमें स्वामी विवेकानंद बिलीव क्या करते हैं कि बिलीव दैट फिलॉसफी ऑफ वेदांता विल मेक क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन जो गठन किया तो उसमें एक बिलीव था कि जो वेदांता की जो नॉलेज है, ठीक है, जो फिलॉसफी ऑफ वेदांता है विल मेक क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन, विल मेक हिंदू अ बेटर हिंदू, विल मेक जो अदर रिलीजन है बेटर रिलीजन बना देगा। ठीक है। इवन इन्होंने वननेस ऑफ गॉड की बात की, धार्मिक की एकता की बात की। ठीक है जी, रामकृष्ण मिशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। अब लास्ट में इनके विवेकानंद के तो 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को जो है इनका जो है वो क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है, सुनिएगा, ये वेलूर में थे। वेलूर मैंने बताया कि रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों ही संस्थानों का, इन दोनों ही जो है ये मठ और मिशन का क्या है, ये हेडक्वार्टर है वेलूर कोलकाता में। उस समय वेलूर में थे तो इन्होंने अपने अनुयायियों से क्या बोला कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मुझे तंग ना करिएगा, और अपने कमरे में चले जाते हैं। ठीक है जी। ठीक 9:30 बजे, मतलब 9:20 पे, ठीक 9:20 पे जनरली क्या होता है, ये मेडिटेशन पे होते हैं। ठीक है, अपने मेडिटेशन में चले जाते हैं और मेडिटेशन में अंतर ध्यान होते हुए उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनके अनुयायी क्या कहते हैं कि ये महासमाधि में चले गए थे, और कुछ कहते हैं कि इनकी जो ब्लड वेसल जो थी वो क्या हो गई थी, रप्चर हो गई थी, तो अंतर ध्यान में ही इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो ये कहकर जाते हैं कि मैं कमरे में जा रहा हूं, और ये 9:20 में मेडिटेशन में बैठे और कह देते हैं कि मुझे कोई तंग नहीं करेगा, और 4 जुलाई 1902 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, चले। ये था सब कुछ किनके बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट में ये इनकी ये डेट 12 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि 12 जनवरी इनकी जन्म तिथि वाले दिन हम इसको क्या बनाते हैं, हम इसे बनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, हर 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे बनाते हैं। कब से बनाते हुए चले आ रहे हैं हम इसे, सिंस 1985 से हम इसे नेशनल यूथ डे
के तौर से बनाते आ रहे हैं। याद रखेंगे हमेशा 12 जनवरी अगर पूछा तो वो नेशनल यूथ डे होगा। और अगर 12 अगस्त कभी पूछ लिया जाए तो वो इंटरनेशनल यूथ डे होगा। देखो याद कैसे रखना है, 12 और 12 ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा बनाया जाता है। ठीक है, मतलब जनवरी पहले हमारा यूथ डे बनाया था, नेशनल बनाया जाता है, अगस्त में फिर इंटरनेशनल की बारी आती है। ठीक है, सो याद रखेंगे 12 जनवरी बीइंग सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, और सिंस 1985 से ये हम बना रहे हैं। क्लियर है? सो आशा करता हूं कि स्वामी विवेकानंद अब समझ आ गया होगा, रामकृष्ण मिशन आपको जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है जी, चलते हैं, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अभी तक हमने क्या कर लिया है, रामकृष्ण मिशन कर लिया है। ठीक है जी, और उससे पहले हमने सत्य शोधक समाज किया। अब हम करने जा रहे हैं क्या, कूका आंदोलन। अब हम करने जा रहे हैं कूका आंदोलन या कूका मूवमेंट। ठीक है जी, सो कूका मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कूका आंदोलन इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहले आते हैं, एक चेन है भगत जवाहर मल, उसके बाद भगत जवाहर मल के बाद किनका नाम आता है, बालक सिंह, गुरु बालक सिंह। ठीक है जी, और उसके बाद बाबा राम सिंह। ठीक है जी, किस किस के नाम आए, भगत जवाहर मल, देन बालक सिंह, ठीक है, देन बाबा राम सिंह। ठीक है जी, भगत जवाहर मल, देन बालक सिंह, देन आपके पास बाबा राम सिंह। ठीक है जी, 1797। ठीक है, मैं यहां पर ये चीज लिख रहा हूं, पहले इनका समय काल, ओके, इनका समय काल लिख लेते हैं। (1885) तक। चले ध्यान दीजिएगा, भगत जवाहर मल, बालक सिंह और बाबा राम सिंह, ये माना जाता है कि कूका आंदोलन की शुरुआत इन दो प्रोपोनेंट्स ने की, भगत जवाहर मल और बालक सिंह। ठीक है जी, देखिए एक चीज बता दूं तो देयर हैज बीन अ डाउटफुल हिस्ट्री अबाउट द इनिशियल डेज ऑफ दिस मूवमेंट। ठीक है जी, तो ज्यादा पता नहीं है वैसे ज्यादातर, तो भगत जवाहर मल कोई समय काल भी नहीं पता है। ठीक है, बालक सिंह का समय काल कहीं पर 1797 से लेकर 1862 तक लिखा है, और कहीं पर 1784 से लेकर 1862 तक लिखा हुआ है। क्लियर है? सो ये इनका समय काल लिखा हुआ है। उसके बाद बाबा राम सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनका समय काल है 3 फरवरी 1816 से लेकर 29 नवंबर 1885 तक। ठीक है, तो मैंने बोला ये मूवमेंट जो है शुरू करने का श्रेय किसको गया, भगत जवाहर मल को गया, किसको गया, बालक सिंह को गया, ये याद रखिएगा। ठीक है जी, अब कूका आंदोलन था क्या, मैं आपको बता दूं, शुरू में तो ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, मतलब एक धार्मिक आंदोलन था शुरू में। बाद में, ठीक है, बाद में ये एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया, बन गया। मतलब शुरू में तो ये एक धार्मिक आंदोलन था, बाद में अंग्रेजों के विरुद्ध ये एक आंदोलन छिड़ गया। ठीक है जी, चलिए ये इसे मिटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला कि इनिशियल डेज में ये कूका मूवमेंट जो था ये एक धार्मिक आंदोलन था, ये एक रिलीजियस मूवमेंट था, और बाद में ये एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, भगत जवाहर मल, ठीक है, के शिष्य बालक सिंह, क्या कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि बालक सिंह जो थे किसके शिष्य थे, तो भगत जवाहर मल, तो मतलब बालक सिंह के गुरु बालक सिंह के जो गुरु थे वो कौन थे, ये भगत जवाहर मल।
बाबा राम सिंह के गुरु कौन हुए? बाबा राम सिंह के गुरु कौन हुए आपके पास? बाबा राम सिंह के गुरु कौन हुए? बालक सिंह हुए। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। अब यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं बाबा राम सिंह जी के बारे में। ये बाबा राम सिंह जी 3 फरवरी 1816 में इनका जन्म होता है। 3 फरवरी 1816 में इनका जन्म होता है। ठीक है। एक भैनी नाम का एक गांव है, जगह है। ठीक है जी। 7 किलोमीटर, मात्र 7 किलोमीटर जो है अवे है, मतलब दूर है, कहां से? लुधियाना से। भैनी जगह में इनका जो है जन्म होता है, जो कि 7 किलोमीटर दूर है, कहां से? लुधियाना से। ठीक है। ये पुअर कारपेंटर फैमिली में, पुअर कारपेंटर फैमिली में इनका जन्म होता है। पुअर कारपेंटर फैमिली में इनका क्या होता है? जन्म होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। अब 12 अप्रैल 1857 मैं ये डेट लिखा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अभी कूका मूवमेंट, मैंने क्या बोला कि इतिहास में इनके इसके आरंभिक चरण का जो है, जो आरंभिक चरण का जो इतिहास है वो इसका डाउटफुल है। तो जनरली ये नाम जो है कूका मूवमेंट से जो नाम जुड़े हुए हैं वो है भगत जवाहर मल सबसे पहले, बालक सिंह दूसरे नंबर पे, बाबा राम सिंह तीसरे नंबर पे। बालक सिंह शिष्य थे भगत जवाहर मल के, बाबा राम सिंह शिष्य थे किसके? बालक सिंह के। मेन, जिसे मेन प्रोपोनेंट कहा जाता है कूका मूवमेंट का, वो प्रोपोनेंट कौन है आपके पास? बाबा राम सिंह हैं। सो मेन प्रोपोनेंट जो है, मेन जो आपके पास फैलाने वाले हैं, जो आगे बढ़ाने वाले हैं, या जिन्होंने शुरुआत जनरली की है, जिसे कहा जाता है वो है बाबा राम सिंह। 3 फरवरी 1816 में जन्म हुआ। 29 नवंबर 1885 को जो है इनकी मृत्यु होती है। पुअर कारपेंटर फैमिली में इनका जन्म होता है। भैनी एक जगह है 7 किलोमीटर दूर, लुधियाना में इनका जन्म हुआ। अब मैंने आपको एक डेट लिखाई है 12 अप्रैल 1857। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो कूका आंदोलन था, ये जो कूका आंदोलन था, ये जो कूका विद्रोह था, ठीक है, तो इनका कहना क्या था? ये जितने भी यहां पर प्रोपोनेंट थे, इनका कहना क्या था कि डिसिपल शुड लिव अ सिंपल टीटोटैलर लाइफ। इनका कहना क्या था कि डिसिपल किसको कहते हैं? अनुयायी को। डिसिपल शुड लिव, ठीक है, डिसिपल शुड लिव, ठीक है, टीटो टैलर लाइफ। टीटो टैलर लाइफ। टीटो टैलर का स्पेलिंग क्या है? TEETOTALLER। टीटो टैलर का मतलब क्या होता है? टीटो टैलर का मतलब होता है जो शराब वगैरह का सेवन नहीं करते। तो उन्होंने क्या कहा कि इन जो प्रोपोनेंट्स हैं उन्होंने क्या कहा? बाबा राम सिंह और बालक सिंह ने क्या कहा कि अनुयायी ऐसे होने चाहिए जो एक टीटो टैलर जिंदगी जिए, जो मदिरा पान वगैरह का सेवन ना करें, अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो ना लें। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो हमेशा चांट करें या नाम लेते रहें, चांट द नेम ऑफ गॉड। वो हमेशा प्रभु का नाम लेते रहें, हमेशा प्रभु का नाम जो है वो लेते रहें। इसलिए वो क्या है? वो नाम लेते रहें, इसलिए एक नया सेक्ट मतलब क्या होता है? किसी धर्म का एक ब्रांच। तो एक सेक्ट बनकर सामने आया 12 अप्रैल 1857 को, और उसका नाम था नामधारी सेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आपने नामधारी देखे होंगे। नामधारी जो व्यक्ति हैं, ये
जो है ये जो सिखिज्म धर्म में ही एक ऑफशूट है, तो ये नामधारी जो है ये इनका जनरली गठन, इस सेक्ट का गठन कब हुआ? 12 अप्रैल 1857 को, जो प्रभु का नाम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, ठीक है जी। सो चैंट द नेम ऑफ गॉड, और जो फुली वेजिटेरियन होते हैं और इंटॉक्सिकेंट या अल्कोहलिक जो है वो नहीं ग्रहण करते। सो इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और कूका मूवमेंट का ये नाम, कूका मूवमेंट का ये जो नाम है, कूका कैसे पड़ा? कूका मूवमेंट का ये नाम कूका कैसे पड़ा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब, ठीक है। कूका, या आप इसे कूका कह लो, ठीक है, या आप इसे क्या कह लो? शाउटर्स कह लो। जनरली कूका या शाउटर्स कह लो, तो ये जितने भी ये जो थे प्रोपोनेंट्स थे या अनुयायी थे, ये क्या करते थे? ये शाउट करके जो है सिखिज्म के मंत्र का उच्चारण करते, ठीक है जी। शाउट करके अपने गुरुओं का नाम बोलते, इसलिए कूक, कूक शब्द से कूके मारना, तो कूका है, इनके साथ नाम शब्द जुड़ गया, ठीक है। तो इसलिए कूका विद्रोह जो है वो धार्मिक आंदोलन चला, ठीक है, एक धर्म से जोड़ने के लिए चला, उसके बाद एंटी ब्रिटिश पे चला, ठीक है। चलिए, कूका विद्रोह की जो शुरुआत है पंजाब में जनरली कब हुई? 1860 या 1870 के समय में हुई। सो कूका आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1860-1870 के समय में कूका विद्रोह की, सो कूका विद्रोह की शुरुआत हुई, ठीक है जी, क्लियर है। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप मैंने बोला धार्मिक था, परंतु बाद में ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में चला, ठीक है जी। एंड लेटर स्टेज में बता दूं 1872 में क्या होता है, ठीक है। 1872 में देखो, 1857 याद रख लीजिएगा, 1857 ईयर याद रखेंगे पहले आप, फिर 1860-70 में नामधारी सेक्ट आया, फिर कूका आंदोलन विशेष तौर से जो है वो फिर शुरू हुआ एंटी ब्रिटिश के तौर पे, ठीक है। तो शुरू में धार्मिक आंदोलन, फिर एंटी ब्रिटिश। 72 में गवर्नमेंट के रिप्रेशन से, अभी सुनिएगा ना, गवर्नमेंट रिप्रेशन मतलब कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि इस समय तो भाई ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दबाव से जो बाबा राम सिंह हैं, राम सिंह हैं, ये कहां भाग गए? ये भाग गए रंगून, रंगून आज की डेट पे क्या है इसका नाम? यांगोन। कहां पर? म्यांमार में। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, मैं इसे मिटा रहा हूं, पहले ध्यान से सुनिएगा। 12 अप्रैल 1857 में किसका गठन हुआ? एक नामधारी सेक्ट का गठन हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 12 अप्रैल 1857 में नामधारी सेक्ट का गठन हुआ। 1860 और 1870 के दशक में शुरुआत हुआ क्या? क्या शुरू हुआ? कूका विद्रोह शुरू हुआ। और 1872 में ब्रिटिश सरकार ने इसे क्या किया? दबा दिया। इसके कारण क्या हुआ? बाबा राम सिंह। तो यहां पर जनरली 1872 में क्या होता है? इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर देती है? रिप्रेशन, जैसे दबा देती है, मतलब दबा देती है। और बाबा राम सिंह जी ये भाग जाते हैं, कहां पर? रंगून भाग जाते हैं। और रंगून जो आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? यंगोन के नाम से जाना जाता है। और कहां पर है ये? यस, और कहां पर है ये? म्यांमार में है ये। और कहां पर है? म्यांमार में। लेटर ये ढाका चले जाते हैं, बांग्लादेश चले जाते हैं। और लेटर इनकी बाबा राम सिंह की मृत्यु 29 नवंबर, और लेटर जो है आपके पास बाबा राम सिंह की मृत्यु 29 नवंबर
85 को कहां हो जाती है, ढाका बांग्लादेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी। सो बी ए बाबा राम सिंह की लेटर मृत्यु हो जाती है ढाका बांग्लादेश में। तो ये सब था कूका आंदोलन के बारे में। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि कूका आंदोलन के कौन कौन से प्रोपोनेंट्स थे। तो नाम क्या था कूका आंदोलन के, एक तो भगत जवाहरमल, दूसरा नाम था आपके पास, क्या नाम था दूसरा, तो भगत जवाहरमल के बाद उनका नाम था बालक सिंह, उसके बाद अगला नाम था बाबा राम सिंह। तो बाबा राम सिंह वास्तविक तौर से जो थे वो नामधारी सेक्ट के संस्थापक हैं। वास्तविक तौर से कूका मूवमेंट को बढ़ावा भी इन्होंने दिया। ठीक है जी। और लेटेस्ट स्टेज में ब्रिटिश सरकार द्वारा ये दबा दिया गया ये आंदोलन। ठीक है, चले सो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब था कूका आंदोलन के बारे में। ओके, चलिए। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अगला विषय हमारा। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब क्या है कि थियोसॉफिकल समाज का गठन किस लिए किया। तो ये जो समाज के गठन करता थे, इनका मानना था कि जो सभी धर्म हैं ये कुछ ना कुछ जो है वो टीचिंग या लेसन देते हैं, तो सभी धर्मों का अध्ययन करना ही ये उद्देश्य था। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्राचीन एंशिएंट रिलीजन्स का जो था वो उनका अध्ययन करना उनका उद्देश्य था। सो गठन कब हुआ थियोसॉफिकल सोसाइटी का, 17 नवंबर 1875 को गठन हुआ। कहां गठन हुआ, न्यूयॉर्क यूएस में इसका गठन हुआ था। अब मैंने यहां पर फाउंडर्स के नाम लिखे हैं, जो बड़े प्रमुख फाउंडर्स हैं वो ये दो हैं प्रमुख फाउंडर्स। तो मैडम हेलेना पेट्रोवना ब्लवात्स्की, जनरली एचपी ब्लवात्स्की इन्हें कहते हैं। कॉलोनल हेनरी स्टील ऑलकॉट, देखिए कर्नल या कॉलोनल ये अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर हैं। सो कॉलोनल हेनरी स्टील ऑलकॉट। और एक अटॉर्नी है, नाम है विलियम क्वान जज। ठीक है जी। सो अमेरिकन जो है वो विलियम क्वान जज। ये 3 प्रमुख इसके फाउंडर्स हैं। और फाउंडर कहां पर, 17 नवंबर 1875 कहां पर, न्यूयॉर्क यूएस में इन्होंने फाउंड किया। ठीक है जी, चले। सो इनका और मैसेज क्या था, इनका उद्देश्य ये था कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो ऑफ मैन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ, यूनिवर्सल क्या हो, ब्रदरहुड ऑफ मैन हो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजियन, जेंडर। मतलब एक जो है वो भाईचारा बना रहे सबके बीच में। ठीक है जी, तो इनका मेन उद्देश्य ये था। ठीक है जी, चलते हैं। सो नेक्स्ट में इसके अंदर मेन प्रमुख लेडी और कौन आती हैं, जो प्रमुख इसके अंदर लीडर हैं, नाम है उनका एनी बेसंत। क्या नाम है उनका, सो नाम है उनका एनी बेसंत, एनी बेसंत। ठीक है, सो ये प्रमुख जो है वो लेडी हैं यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी में, काफी ज्यादा इनका योगदान होगा। सो एनी बेसंत की मैं अगर बात करूं तो 1 अक्टूबर 1847, तो कब, 1 अक्टूबर 1847 को इनका जन्म हुआ। और 21 सितंबर 1933 तक इनका ये समय काल है। ठीक है जी। सो एनी बेसंत 1 अक्टूबर 1847 से लेकर कब तक, 21 सितंबर 1933 तक। ओके, चले। सो मैं पहले ये वाला डिलीट कर देता हूं, ऊपर ये मिटा देता हूं। ठीक है, चले। सो एनी बेसंत, जनरली एनी बेसंत जो थी, इन्होंने ये इंडिया आती है कब आपके पास, ये एनी बेसंत इंडिया कब आती है, 16 नवंबर 1893 को ये इंडिया आती है। इंडिया आने से पहले ही ये मई 1889 में ये ज्वाइन कर लेती हैं, ये ज्वाइंड थियोसॉफिकल सोसाइटी। सो मई 1889 में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन कर लिया है। 16 नवंबर 1893 को ये इंडिया आई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 1891 में ब्लवात्स्की की
ब्लोवात्स्की। सो ब्लोवात्स्की याद है आपको, इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। 1891 में जो है ब्लोवात्स्की की जो है वो क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर स्टेज में क्या होता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे मैं बोलूं ये ब्लोवात्स्की हैं, इनकी डेथ हुई, ठीक है, परंतु इससे पहले ही ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया में शिफ्ट कर चुके हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहां शिफ्ट कर चुके हैं, इंडिया में शिफ्ट कर चुके हैं। और इंडिया में इन्होंने ये हेडक्वार्टर बनाया कहां पर, अदयार मद्रास में। तो इंडिया में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया कहां पर, अदयार मद्रास में। इंडिया में जो हेडक्वार्टर होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का, वो कहां पर होता है, अदयार मद्रास में हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। अब एनी बेसेंट का मैंने बताया 16 नवंबर 1893 को ये आई हैं आपके पास, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद और सुनिएगा, 1893 के बाद एनी बेसेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद 1898 में एनी बेसेंट विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय, ठीक है, एनी बेसेंट विद द हेल्प ऑफ मदन मोहन मालवीय सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। किसकी मदद से, मदन मोहन मालवीय की मदद से ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं 1898 में, जो बाद में, अच्छा स्थापना हुई कहां पर, बनारस में, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना लगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। सो किसने स्थापना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, 1898 में एनी बेसेंट ने। और साथ किसने दिया, मदन मोहन मालवीय ने साथ दिया, ठीक है जी। चलेंगे आगे, एनी बेसेंट के साथ ही यहां पर इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। सो आगे क्या होता है, 1907 में आगे क्या होता है कि 1907 में मृत्यु हो जाती है। 1907 में मृत्यु हो जाती है किसकी, ऑलकॉट की। सो कर्नल ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है। जो मैंने एक नाम बताया था आपको व्यक्ति का, विलियम क्वैन जज, वो अमेरिका वापिस चले गए हैं, ठीक है। तो इंडिया में आपके पास जो रहे हैं वो ऑलकॉट रही थी, परंतु उनकी भी 1907 में मृत्यु हो गई। अब सारा कारोबार, जो पूरा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो है वो अब अध्यक्ष पद किसको चला जाता है, वो अध्यक्ष पद चला जाता है किसको, एनी बेसेंट को। सो 1907 में एनी बेसेंट प्रेसिडेंट बनती हैं किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इंपॉर्टेंट 1907 में, ठीक है जी। चलें और इन्हीं के बारे में बता दें, एनी बेसेंट के बारे में, जो जनवरी 1914 में इनकी एक मैगजीन आती है, ठीक है जी, वीकली मैगजीन आती है, नाम है कॉमनवेल्थ। किनकी, एनी बेसेंट की, ठीक है जी। तो मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर रहा था। मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में बताया कि सभी धर्मों के अध्ययन के लिए ये सोसाइटी बनी। इनको हिंदू रिलीजन बड़ा जो था वो पसंद आया, इसलिए उन्होंने शुरू में तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क था, बाद में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया अदयार मद्रास में। और इसमें मेन रोल इंडिया में जिसने प्ले किया वो है एनी बेसेंट, जो कि आपके पास आयरिश लेडी थी। सो उन्होंने एनी बेसेंट जब आई 26 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट इंडिया आती हैं, परंतु उससे पहले ही मई 1889 में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर चुकी हैं। तो आती हैं 1893 में, 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का गठन करती हैं मदन मोहन मालवीय की मदद से, जो आज की तिथि में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1907 में ऑलकॉट की मृत्यु हो जाती है, जो मेन फाउंडर थी। और मैंने आपको बताया कि ब्लोवात्स्की की मृत्यु पहले ही 1891 में हो चुकी है। और जो आपके पास विलियम क्वैन जज थे वो किन्हीं कारणों से अमेरिका चले गए थे। तो बचे कौन, एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट ने अध्यक्ष पद जो संभाला थियोसॉफिकल सोसाइटी का कब, 1907 में। और मैंने उसके बाद बोला, उसके बाद जनवरी 1914 में इन्होंने अपना एक वीकली मैगजीन शुरू किया, नाम था कॉमनवेल्थ। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, थियोसॉफिकल सोसाइटी इतना ही है। एनी बेसेंट का बहुत ज्यादा रोल है, मैंने बोला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। सबसे पहले एक रोल बता देता हूं, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में इनका रोल था होम रूल लीग में, होम रूल लीग में इनका बड़ा प्रमुख रोल था। अब अगर आपको याद हो, ठीक है, अप्रैल में, जनरली अप्रैल 1916 में याद है बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग शुरू किया था। उसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग शुरू किया। मैं एनी बेसेंट के बारे में बता रहा हूं। और 1917 में, 1917 में फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, कौन से सेशन में, कलकत्ता, कौन से सेशन में, कलकत्ता सेशन में। INC के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की या इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तो वो थी आपके पास एनी बेसेंट। क्वेश्चन अराइजेस कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किसने किया, हेडक्वार्टर कहां था, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, तो मैंने बताया आपको अदयार मद्रास में इसका हेडक्वार्टर था। पार्ट 4 को मैं अब यहीं खत्म करता हूं, ठीक है। ये अंतिम हमारा पार्ट था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म का। बाकी जो भी रिफॉर्म मूवमेंट्स बच गए हैं वो मैंने सामने आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि ये चार्ट है, यहां पर इसे आप स्क्रीनशॉट लेके पूरी तरह से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो जो मूवमेंट्स बच गए, मैंने साथ में फाउंडर भी लिखे हैं, साथ में मैंने ईयर भी लिखा है, और साथ में मैंने इनके लिखा हुआ है कि हेडक्वार्टर जनरली हुआ कहां पे स्टार्ट था, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। तो आशा करता हूं कि आपको सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट जो हमने ये पूरा सेशन चलाया, ये आपको अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। आगे हम एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल ज्ञानम हिम फोकस एजुकेशन के साथ। थैंक यू।